नमस्कार, मैं हूं यूएसपी सर और आज के ऑडियो बुक में मैं आपको प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गबन की संक्षिप्त कहानी कहने जा रहा हूं। वैसे तो यह उपन्यास लगभग 200 पृष्ठों का है, लेकिन मैं इसे कम से कम शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इसलिए इस ऑडियो बुक में आप मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। गबन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया यथार्थवादी उपन्यास है। वैसे तो इसमें 4 कथाएं एक साथ चलती हैं। पहली कथा है रमानाथ और जालपा की, दूसरी कथा है वकील इंदुभूषण तथा उनकी पत्नी रतन की, तीसरी कथा है देवीदीन और जग्गो की, और चौथी कथा है जोहरा नामक एक वेश्या की। मुख्य कथा रमानाथ और जालपा की ही है। जालपा इस उपन्यास की नायिका है तथा वह गांव के जमींदार के मुख्तार दीनदयाल की बेटी है। दीनदयाल जालपा को बचपन से ही खिलौने की बजाय आभूषण लाकर देते रहते हैं, जिससे उसके मन में आभूषण के प्रति प्रेम जग जाता है। जालपा की एक बहुत बड़ी इच्छा है कि उसके पास भी चंद्रहार हो। उसने अपनी इस इच्छा को विवाह होने तक दबा कर रखा था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसके विवाह में ससुराल वालों की ओर से उसे चंद्रहार जरूर मिलेगा। लेकिन जब विवाह में चंद्रहार नहीं आता है तो जालपा आसमान से ज़मीन पर गिरती है। अपने ससुराल वालों और पति के प्रति उसके मन में विद्रोह की भावना भर जाती है। वैसे तो रमानाथ विवाह के पहले एक बेरोजगार युवक था, लेकिन विवाह हो जाने के बाद वह जालपा के आभूषण प्रेम को पूरा करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी करने लगता है। वह खुद तो सर्राफ से आभूषण उधार लेता ही है, जालपा की सहेली रतन से भी कंगन बनवाने के नाम पर रुपये ले लेता है। रमानाथ पर जब बार बार सर्राफ तकाजा करने लगता है तो उस उधार को चुकाने के लिए रमानाथ काफ़ी हाथ पैर मारता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है। अंत में एक दिन वह चुंगी के रुपये लेकर घर आ जाता है ताकि उससे सर्राफ को रुपये दे सके और अपनी जान बचा सके। वह सोचता है कि ऑफिस के रुपये के लिए वह कोई बहाना बना देगा और फिर कोई व्यवस्था करके रुपये जमा कर देगा। लेकिन इसी बीच होता यह है कि रमानाथ घर पर नहीं रहता है और जालपा अनजाने में वह रुपया रतन को दे देती है। उसे ऐसा लगता है कि रमानाथ रतन को रुपये देने के लिए ही वो रुपये घर लाया है। इस प्रकार रमानाथ के हाथ से रुपये निकल जाते हैं। अब उसे एक भय होने लगता है कि यदि वो चुंगी के रुपये ऑफिस में जमा नहीं कर पाएगा तो हो सकता है उस पर गबन का मुकदमा चले और उसे जेल भी जाना पड़े। दूसरी ओर सर्राफ भी उसके सर पे सवार था। इन सारी चीज़ों से घबरा कर रमानाथ चुपचाप कलकत्ते के लिए रवाना हो जाता है। रमानाथ जब कलकत्ता जा रहा था तो रेलगाड़ी में उसकी मुलाकात देवीदीन नामक एक बूढ़े से होती है, जो काफ़ी विनोदी स्वभाव का होता है। रमानाथ उसकी ओर आकर्षित होता है और वह उसके साथ ही कलकत्ता जाता है। कलकत्ता जाने पर देवीदीन और उसकी पत्नी जग्गो रमानाथ को अपने यहाँ शरण दे देते हैं। बीच में जब एक दिन शतरंज की एक समस्या को हल कर लेता है रमानाथ, तो उसके एवज में उसे 50 रुपये मिलते हैं। जग्गो के कहने पर वह उन रुपयों से एक चाय की दुकान खोल लेता है। जब रमानाथ की आमदनी बढ़ने लगी तो उसकी सोई हुई इच्छाएं भी जगने लगी।
एक दिन रमानाथ थिएटर से जब लौट रहा था, उसी समय कांस्टेबल शक के आधार पर उसे पकड़ लेते हैं। जब थाने ले जाकर उसे धमकाया जाता है तो रमानाथ डर के मारे सब कुछ उगल देता है। वह अपनी सारी कहानी बता देता है। अब इसी का फ़ायदा थाने में दारोगा उठाता है। दारोगा उससे कहता है कि यदि वह एक सरकारी मुकदमे में अपनी गवाही दे दे तो वह छूट सकता है। मरता क्या न करता। हार मानकर रमानाथ झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। जब रमानाथ सरकारी गवाह बन जाता है तो उसे पुलिस वालों की ओर से सारी सुविधाएं मिलती हैं। रहने के लिए बंगला मिलता है, कामकाज के लिए नौकर मिल जाते हैं, भोजन बनाने के लिए एक कश्मीरी रसोइया रहता है और साथ में मोटर भी। इसी बीच पुलिस वाले जोहरा नामक एक वेश्या को भी रमानाथ के साथ लगा देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि रमानाथ उनके प्रेम में फंसकर अपने बयान से मुकरे नहीं। धीरे धीरे रमानाथ भी जोहरा के प्रेम में पड़ जाता है। इसी बीच रतन के पति वकील साहब की मौत हो जाती है और मणिभूषण, जो वकील साहब का भतीजा है, वह छल करके रतन को उसकी जायदाद से बेदखल कर देता है। रतन अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकाकी जीवन बिताने लगती है। जालपा को जब यह पता चलता है कि रमानाथ कलकत्ते में है तो वह रमानाथ को वापस लाने के लिए अपने देवर को लेकर कलकत्ता पहुंच जाती है। वह देवी दीन के घर पहुंचती है। देवी दीन और उसकी पत्नी जग्गो उसे बेटी की तरह मानते हैं। लेकिन जब ये पता चलता है कि रमानाथ सरकारी गवाह बन गया है और झूठी गवाही के कारण कई लोगों को सज़ा हो सकती है, तो यह बात जालपा को बहुत बुरी लगती है और वह रमानाथ को काफ़ी धिक्कारती है। इधर जब जोहरा को यह पता चलता है कि रमानाथ बाकी पुरुषों की तरह नहीं है, उसकी पूरी कहानी का उसे पता चलता है, तो वह रमानाथ को मुसीबत से बाहर निकालने में जालपा की मदद करती है। जब मुसीबत से बाहर निकल जाता है रमानाथ, तो वह कलकत्ते से वापस अपने घर आकर एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। देवी दीन और जग्गो भी रहने के लिए प्रयाग ही चले आते हैं। जोहरा भी अपनी वेश्यावृत्ति छोड़कर रतन के साथ रहने लगती है। मुसीबतों को झेलते झेलते असमय ही रतन की मृत्यु हो जाती है और फिर जोहरा अकेली रह जाती है। एक दिन नदी के किनारे रमानाथ, जालपा और जोहरा खड़े रहते हैं। वो नदी का दृश्य देख रहे हैं कि नदी में काफ़ी तेज़ लहर आई हुई है, काफ़ी जोरों की बाढ़ है और एक नौका देखते ही देखते पलट जाती है। उस नौका से एक स्त्री और एक बच्चे भी उसमें डूबने लगते हैं। जोहरा से यह देखा नहीं जाता है और वह स्त्री तथा बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ती है। जोहरा कोशिश तो करती है लेकिन बाढ़ की लहरों के सामने उसकी एक नहीं चलती है और वह उस स्त्री और बच्चे को तो नहीं बचा पाती है, स्वयं भी उस नदी में डूब जाती है। और यहीं इस उपन्यास का अंत हो जाता है। गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि आभूषण प्रेम ही मध्यवर्गीय परिवार के पतन का मुख्य कारण है। दूसरी ओर गरीबी के कारण जालपा का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो उसके पिता की उम्र का है और इसलिए उसे असमय ही विधवा होना पड़ता है। विधवा होने के बाद उसका जीवन नरक हो जाता है। जोहरा के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने हमें यह संदेश देना चाहा है कि कोई भी स्त्री स्वेच्छा से नहीं, पुरुषों के द्वारा छली जाने पर ही वेश्या का जीवन अपनाने के लिए विवश होती है। वह भी एक आम औरत की तरह सम्मानित जीवन जीना चाहती है। यदि समाज उसे मौका दे तो वह भी सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा के साथ
जीना चाहेगी।